सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही बताएंगे आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। G20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स की पहली बैठक आज वर्चुअल मोड में होगी। बैठक टास्क फोर्स का उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित मुद्दों पर संवाद और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सीईओ सुंदर पिचाई की घोषणा, महिलाओं के नेतृत्व वाले भारतीय स्टार्टअप पर $7.5 करोड़ करेंगे खर्च। कदम से भारत के बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बनने की होगी संभावना। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को किया ढेर। तीनों आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य। तमिलनाडु में तमिल शरणार्थी शिविर से एनआईए द्वारा 9 श्रीलंकाई गिरफ्तार। आतंकवादी समूह लिट्टे को पुनर्जीवित करने के लिए अवैध मादक पदार्थों और हथियारों का कर रहे थे कारोबार। नशीले पदार्थ और अवैध हथियारों के दुर्दांत पाकिस्तानी व्यापारी हाजी सलीम का मिल रहा था साथ। अपनी ही घोषणा से फंसे एलन मस्क। 57.5% लोगों ने कहा छोड़ दे मस्क ट्विटर के सीईओ का पद। मस्क ने लोगों से पद पर बने रहने या न रहने के लिए वोट डालने की थी अपील। और अब खबरें विस्तार से। G20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स की पहली बैठक आज वर्चुअल मोड में होगी। पिछले हफ्ते बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के डेप्यूटीज एंड फ्रेमवर्क ग्रुप की बैठक के बाद भारत की G20 अध्यक्षता के तहत फाइनेंस ट्रैक की यह तीसरी बैठक होगी। ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स की स्थापना पिछले साल रोम में G20 लीडर्स समिट के दौरान की गई थी। टास्क फोर्स का उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित मुद्दों पर संवाद और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और समन्वय को बढ़ावा देना भी टास्क फोर्स के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। टेस्ला ट्विटर के प्रमुख एलन मस्क द्वारा कराए गए इस ट्विटर पोल के नतीजे आ गए हैं, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या मुझे ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ देना चाहिए। पोल के नतीजों के अनुसार 57.5% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया है। यानी पोल में शामिल आधे से अधिक लोग मानते हैं कि मस्क को ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ देना चाहिए। वहीं 42.5% लोगों ने उनके पद पर बने रहने के लिए वोट किया है। इस पोल में 1,75,00,000 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। मस्क ने पोल के सवाल में यह भी लिखा था कि इसका जो भी नतीजा आएगा वो उसे मानेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में चल रहे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये तीनों आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। पुलिस के अनुसार आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां के जैनपुरा इलाके में मुंज मार्ग में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। बाद में यह तलाशी अभियान एक मुठभेड़ में तब्दील हो गया और आतंकी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो गए। तमिलनाडु में तमिल शरणार्थियों के एक विशेष शिविर ने एनआईए से 9 गिरफ्तारियों की हैं। श्रीलंका के ये सभी 9 लोग हैं। इन पर आतंकवादी समूह लिट्टे को पुनर्जीवित करने के लिए अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के व्यापार में संलिप्त होने का आरोप है। एनआईए के एक प्रवक्ता के अनुसार ये लोग पाकिस्तान निवासी मादक पदार्थ और हथियार आपूर्तिकर्ता हाजी सलीम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये गिरफ्तारियां 8 जुलाई को एजेंसी द्वारा स्वतः दर्ज किए गए एक मामले के सिलसिले में की गई हैं। वहीं राजस्थान की लौंगीवाला चौकी पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस और असाधारण वीरता दिखाने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान भैरव सिंह राठौड़ का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। 81 वर्षीय भैरव सिंह सोमवार को जोधपुर के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में
निधन हो गया उनका। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि बीएसएफ की 14वीं बटालियन से सेवानिवृत्त लांस नायक भैरव सिंह राठौड़ को हमारे देश के लिए उनकी सेवा के लिए सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर महान साहस दिखाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के प्रति भारत का रुख उदासीन होने के कांग्रेस के आरोपों का सोमवार को सिरे से खारिज करते हुए जवाब दिया। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के परोक्ष संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद और आलोचनाओं में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जवानों की निंदा नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि सैनिकों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल कर उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि यदि चीन के प्रति भारत का रुख उदासीन होता तो सीमा पर सेना को किसने भेजा? हम चीन पर सैनिकों की वापसी के लिए दबाव क्यों बनाते और हम सार्वजनिक रूप से क्यों कहते कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है? उन्होंने यह भी कहा कि देश के जवान यांगसे में 13,000 फुट की ऊंचाई पर डटे हैं और सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं मोटा अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय आज संसद भवन में सांसदों के लिए फूड महोत्सव आयोजित कर रहा है। वैश्विक जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की प्रतिदिन बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए सस्ते दरों पर दलहन जैसे मोटा अनाज पोषक आहार का विकल्प प्रस्तुत करना है। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। लोकसभा में आज एक विधेयक पर विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। संसद में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। इसके साथ ही संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यसभा से प्राप्त संशोधनों पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में आज एक ध्यान आकर्षण भी सूचीबद्ध है। सांसद हरसिमरत कौर बादल देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित लौटाए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। ये विधेयक है विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2022 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2022। इसके साथ ही सदन में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभापटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। वहीं सोमवार को लोकसभा ने कर्नाटक के काडू कुरुबा और बेट्टा कुरुबा समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रावधान वाले संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे समुदायों की आवाज को स्थान देने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाए जा रहे हैं और समुदायों को उचित सम्मान दिया जा रहा है। 2013-14 का बजट एलोकेशन को देखें और 2021-22, 22-23 का बजट एलोकेशन को देखें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ट्राइबल डेवलपमेंट का अप्रोच क्या है। ट्राइबल डेवलपमेंट का अप्रोच क्या है आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय में 19,000 करोड़ का प्रावधान था, आज 87,000 करोड़ का प्रावधान। भारत के उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में गतिरोध पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि उच्च सदन की कार्यवाही में अवरोध अच्छा संकेत नहीं है। सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। उन्होंने कहा कि 9 सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है। सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को सिर्फ असाधारण परिस्थिति में ही स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी नोटिस अगर नियमों के अनुकूल होगा तभी वो उस पर विचार करेंगे। मांग को खारिज किए जाने के विरोध में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। In spite of categorical indications, none of the notices measure up to the requirement. Honorable members,
it is a painful duty for me that not only the rule is outraged, no attention whatsoever has been laid on the rule. The notices are drawn in a manner as if the rule doesn't exist. This rule is required to be invoked in extraordinary situation, rarest of rare cases. Suspension of the work of this House can take place under extraordinary situations. We have a situation where there is hardly a day where we do not get notices under Rule 267. I would urge the honorable members to carefully deliberate on what I have indicated. I will be open to any notice that is in accordance with the mechanism, any notice that is in line with the spirit and essence of the rules will receive my consideration. वहीं भारत के उत्थान, धार्मिक शिक्षाओं की विविधता, प्रमुख महिला हस्तियों की योगदान और गुमनाम नायकों को स्कूली पाठ्यक्रमों में रेखांकित किया जाना चाहिए। संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्कूल और शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के समन्वय से यह सुनिश्चित करे कि गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को पाठ्यपुस्तकों में समान महत्व के साथ शामिल किया जाए। अपनी सिफारिशों और टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर स्कूल पाठ्यपुस्तक समिति की सामग्री और डिजाइन में सुधार की रिपोर्ट सोमवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। दिल्ली सहित भारत गंगा के मैदानी इलाकों में आज लगातार दूसरी सुबह घने से घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में दृश्यता घटकर 25 मीटर रह गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेनों और उड़ानों को रद्द और परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोहरे के कारण अलग अलग हुए सड़क हादसों में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अलीगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। करीब 33 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सोमवार को घने कोहरे के कारण एक बस के ट्रक से टकरा जाने पर एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 22 अन्य लोग घायल हो गए। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घने से घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इसके बावजूद केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने वायु प्रदूषण विरोधी कार्य योजना के चरण 3 के तहत प्रतिबंधों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें आपको बताएंगे, साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी। बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक अब से थोड़ी देर में 9:30 बजे होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले 14 दिसंबर को भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई थी।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को संसद भवन में राज्यसभा की नियम समिति की बैठक की अध्यक्षता की। आज मिजोरम में नए मंत्री शपथ लेंगे। इंजीनियर से राजनेता बने लाल रिनाम्मा को मुख्यमंत्री जोरमथांगा की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति राजभवन में एक समारोह में 49 वर्षीय सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के विधायक लाल रिनाम्मा को पद की शपथ दिलाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने के कारण विधानसभा का 22 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा कारणों से परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। 200 श्रद्धालुओं का हिंदू जत्था पाकिस्तान में प्राचीन कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए अटारी वाघा सीमा के माध्यम से भारत से रवाना होगा और 25 को वापस आएगा। निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत RODTEP के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात उन्मुख इकाइयों से विदेशी शिपमेंट के लिए टैक्स रिफंड दरों को निर्धारित करने का एक कार्य सौंपा। इस पर एक सरकारी पैनल भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्लाउड आधारित वेब एक्सेसिबिलिटी रिपोर्टिंग सॉल्यूशन के लिए इनोवेशन चैलेंज का सम्मान समारोह आयोजित करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर नई दिल्ली में इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। आज गुजरात की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए गांधीनगर में चुनाव होगा। बीजेपी ने दोनों पदों के लिए शंकर चौधरी और जेठाभाई भारवाड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए 182 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। और देवभूमि उत्तराखंड में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी में करीब 1:50 पर भूकंप से धरती हिली। धरती का कंपन महसूस करते ही लोग घरों से बाहर आ गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.1 मैग्नीट्यूड रही। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले के एक बाजार में हुए विस्फोट में करीब 13 लोग घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक विस्फोटक बाजार में खड़ी एक मोटरसाइकिल से जुड़े थे और रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया गया। घायलों को जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के आतंकवादियों की कथित वापसी के साथ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बढ़ते आतंकवाद के बीच यह हमला हुआ है। वहीं सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने से एक दिन पहले अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेगी। 21 दिसंबर को पीपी नेता का चुनाव करने के लिए एनसी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में समन्वयक के रूप में संयुक्त महासचिव बिश्वाराज अंगदेम्बे और केंद्रीय सदस्य पुष्पा भूसाल और प्रकाश रसैली स्नेही की 3 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के अलावा महासचिव गगन कुमार थापा, पूर्व महासचिव डॉक्टर शेखर कोइराला और वरिष्ठ नेता रामचंद्र पोडैल के एनसीपीपी नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावना है। वहीं चीन में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। कोविड महामारी की नई लहर से एक बार फिर लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बीजिंग में 2 और लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई। चीन की राजधानी में कोविड-19 की नई लहर से यह पहली आधिकारिक मौत है। जीरो कोविड नीति का बड़े पैमाने पर विरोध होने के बाद चीन की सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कोविड को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंधों में ढील दी थी। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक चीन के कई शहर वर्तमान में ओमिक्रॉन के BA.5.2 और BF.7 वेरिएंट से प्रभावित हैं, जो काफी संक्रामक है और तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। वहीं थाईलैंड की खाड़ी में युद्धपोत के डूबने के 17 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। इस बीच थाईलैंड की नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर्स लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। थाईलैंड नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर्स
30 से अधिक नाविकों की तलाश में जुटे हुए हैं। नौसेना के मुताबिक एसटीएमएस सुखोथाई कॉर्वेट के 75 नाविकों को बचा लिया गया था, लेकिन 30 अब भी लापता हैं। नौसेना ने कहा कि दुर्घटना के कारण बनने वाली ऊंची लहरें डूबने के बाद कम हो गई थी, लेकिन अभी भी इतनी ही ऊंची थी कि छोटी नावों को खतरे में डाल सकती थी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध न समाप्त होने से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस निराश हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाज और अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी गंभीर है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए जो खाद्य, ऊर्जा और बढ़ती असमानताओं की उच्च कीमतों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए 2023 के अंत से पहले शांति समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का कारण है। The Climate Ambition Summit will be convened alongside a crucial gathering of world leaders to accelerate action at the midway point of the Sustainable Development Goals. And I am more determined than ever to make 2023 a year for peace, a year for action, as we cannot accept things as they are. We owe it to people to find solutions, to fight back, and to act. और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। गूगल महिलाओं के नेतृत्व वाले भारतीय स्टार्टअप पर $7.5 करोड़ खर्च करेगी, जिससे भारत एक बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बनेगा। यह बयान दिया है दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचाई ने। उन्होंने भारत को एक बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि इसे अपने नागरिकों को संरक्षण देने और कंपनियों को नवाचार के लिए सक्षम बनाने के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। भारत दौरे पर पहुंचे गूगल के सीईओ ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गूगल भारत से कारोबार कर रहे स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि नई कंपनियां चिन्हित $30 करोड़ में से 1/4 राशि महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप में निवेश करेगी। Part of what we have done with the India Digitization Fund is increasingly focusing on our investments towards startups from India, like Glance. And these companies are getting noticeable scale. And increasingly, as you heard earlier, we have announced a $300 million fund with a focus. 1/4 of the fund will go towards startups led by women or startups which are focused on bridging the gender divide. कोयला मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में देश के कोयला उत्पादन को 1 अरब टन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है और इसका लक्ष्य आने वाले वर्ष 2023 में उच्चतम उत्पादन को हासिल करना है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को संसद को सूचित किया कि देश 2024-25 तक थर्मल कोयले के आयात को रोकने के लिए तैयार है। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में भारत का कोयला उत्पादन मार्च के अंत में 90 करोड़ टन से 1 अरब टन तक पहुंच जाएगा। यूक्रेन रूस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर पैदा हुए ऊर्जा संकट से इस साल कोयले का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत कोयले की खपत में वैश्विक वृद्धि के लिहाज से सबसे आगे रहा है। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण देश ने सबसे आसानी से उपलब्ध कोयले का रुख किया। भारत दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। Overall, the production, which was around 60-65 million ton in 2014, today it has almost reached 170 million ton. And I am going to assure Mahanadi Coalfields in coming a year or two, maximum a 1.5 year. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पिछले 5 वित्त वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज को बट्टे खाते में डाला और इन ऋणधारकों से वसूली की प्रक्रिया जारी है। कर्ज को बट्टे खाते में डालने से कर्जदारों को फायदा नहीं मिलता है और वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है। एनपीए वाले खातों से वसूली और बट्टे खाते में डालना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 5 वित्त वर्ष में 4,80,000 से अधिक करोड़ रुपए की वसूली की, जिनमें बट्टे खाते में डाले गए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज भी शामिल है। वहीं स्वीडिश टेलीकॉम गियर निर्माता एरिक्सन ने
भारत में 5G नेटवर्क परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुणे में अपने पार्टनर जेबिल के साथ उत्पादन क्षमता और संचालन को बढ़ाने का काम शुरू किया है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उत्पादन को बढ़ाने से जेबिल में 2000 नए कर्मचारियों की भर्ती होगी, जो अगले 3 से 4 महीनों में पूरी हो जाएगी। भारत में 5G की शुरुआत के बाद से भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क परियोजना का समर्थन करने के लिए एरिक्सन कंपनी चरणबद्ध तरीके से पुणे में अपने 5G दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन बढ़ा रही है। और अब नजर डालते हैं खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच आज ब्रिबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में 3 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुकी है। ऐसे में भारतीय महिला टीम सीरीज का आखिरी मैच जीतकर सीरीज का सुखद समापन करना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 20 दिसंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 20 दिसंबर साल 1968 में सोहन सिंह भकना का निधन हुआ। वे भारत की आजादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों में से एक थे। सोहन सिंह अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा गठित गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। लाला हरदयाल ने अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई, जिसका अध्यक्ष सोहन सिंह भकना को बनाया गया। 20 दिसंबर साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एकजुटता उन बुनियादी मूल्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद जरूरी है।